एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, डेमोग्राफी पे, ह्यूमन हेल्थ पे, वाटर रिसोर्सेज पे, इन सब पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दिस इज़ अवर सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सी लेवल राइज पे या सिटीज़ पे, ओशन के एसिडिफिकेशन पे, ड्रॉट पे, फायर पे, फ्लड या स्टॉर्म जो साइक्लोन्स आते हैं, इन सब पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एज आई सेड अर्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आपको हर चीज़ पे पता होने चाहिए। आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने 2017 का एक क्वेश्चन देखा था। सिमिलरली अगर आप प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखोगे तो आपको एक पैटर्न सा मिलेगा कि यूपीएससी डिफरेंट टॉपिक्स पे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूसली पूछता है एवरी ईयर और एवरी सेकेंड ईयर। तो इस बार भी काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं। तो दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टॉपिक्स विच यू शुड नो, जिसमें आप अच्छा खासा कंटेंट लिख सको। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आपको अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे little_simple_buddha इंस्टाग्राम पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमने देख ही लिया था, हम इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज देख रहे थे और ये 2017 का एक क्वेश्चन था जिसको हमने एज ए रेफरेंस लिया था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज हमने पिछले वाले लेक्चर में देख लिए थे कि क्या क्या इम्पैक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड रखी है कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो वाटर ऑफ इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज वी हैव सीन कि किस तरीके से ग्लेशियर्स पे, किस तरीके से रिवर पे, वेटलैंड्स पे, या फिर हमारी लेक्स पे, या फिर हमारे वाटर रिसोर्सेज के अंदर आप सॉइल मॉइस्चर भी लगा देना यहाँ पे चाहो तो, या फिर हमारे ग्राउंड वाटर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन सबको कवर कर लो, आपका कंटेंट एकदम परफेक्टली फाइन है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट दी रेनफॉल, ठीक है। इन सबको कवर कर लो। वाटर रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट डन है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट इम्पैक्ट है हमारा, इट लीड्स टू द सी लेवल राइज। सी लेवल राइज का मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब या तो माउंटेन्स का जब आइस मेल्ट होता है तो पानी के अंदर वॉल्यूम ऑफ फ्लो ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ओशन के अंदर जब ये जाके मिलती है तो ये ज़्यादा डिस्चार्ज करती है। एक तो इसके वजह से ज़्यादा पानी का इनकमिंग हो रहा है, मोर वाटर इनकमिंग हो रहा है, करेक्ट। और दूसरा क्या है कि जो हमारी आइस कैप्स हैं, जैसे कि हमारी आर्कटिक वाली हो गई या फिर हमारी अंटार्कटिका की आइस कैप्स हैं, ये मेल्ट हो रही है, इन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आइसबर्ग्स पानी में जा रहे हैं जिसकी वजह से वो मेल्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो पानी का स्तर है, पानी का सी लेवल, मीन सी लेवल है, वो राइज हो रहा है। तो सी लेवल राइज होने की वजह से क्या होगा कि आपको इसमें काफ़ी सारे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। देखो, एक तो मेन कॉन्टिनेंट वाले एरियाज़ होते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया है, US है, यूरोप है, मेन कॉन्टिनेंटल एरिया है। दूसरा छोटे आइलैंड्स होते हैं, जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स है, सिचलिस है। इस तरीके जो आइलैंड्स हैं ये पानी से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं, तो इनकी वजह से जैसे ही थोड़ा सा सी लेवल राइज हुआ 1 मीटर, आधा मीटर, तो उसकी वजह से ये सारे आइलैंड्स जो हैं ये पानी में सबमर्ज्ड हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा कंट्री ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मालदीव्स एक कंट्री में एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मॉरिशियस है, अगर सी लेवल राइज हुआ तो इन कंट्रीज़ के बहुत सारे छोटे आइलैंड्स ऐसे हैं जो पानी में बिल्कुल डूब जाएंगे, उन पर वो दे विल बी जस्ट गॉन इन दी ओशियन, ठीक है। तो एक ये है। दूसरा जो मेन आइलैंड है, जो मेन हमारे कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स है, इनका जो कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया के आसपास वाले एरिया में पूरा पानी अंदर तक चला जाएगा, क्योंकि आपने बीचेस देखे होंगे ना, तो बीचेस के ऊपर पानी का लेवल यहाँ तक बढ़ जाएगा, बीचेस पूरे ओशन में सबमर्ज हो जाएंगे। नाउ बीचेस के साथ ही काफ़ी किलोमीटर तक का एरिया जो है वो पानी में सबमर्ज हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे जितने भी अर्बन सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे जितने भी इकोसिस्टम के हमने अगर कुछ रखे हैं, प्रिजर्वेशन करके रखा है, ये सब पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा। तो ये सारा का सारा हमारा ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, पीपल, दे विल हैव टू माइग्रेट समवेयर। तो वो क्या करेंगे, हाई लैंड एरिया पे, ग्राउंड एरिया पे, अंदर की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसकी वजह से ऑलरेडी, क्योंकि इंडिया का ही अगर एग्जाम्पल लो तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर अगर बाहर से जो लोग आएंगे तो माइग्रेटरी और जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। और स्पेशली जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, जहाँ पे जो पानी की वजह से बिल्कुल ही डूब जाएंगे, तो उनकी तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को किसी दूसरी कंट्री में जाके शरण लेनी पड़ेगी, उनकी पूरी की पूरी कंट्री ही
ख़त्म हो जाएगी, तो उनमें फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की टशल्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कुछ छोटा सा एग्जांपल है कि मीन सी लेवल राइज से ऐसा हो सकता है। फ्लडिंग हो जाएगी, यहाँ पे आसपास का जो एग्रीकल्चर एरिया है वो भी पूरा ख़राब हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है। सी लेवल राइज से देखो, जैसे कि बे ऑफ बंगाल का पॉइंट है वो हर साल 3.14 मिलीमीटर, अभी आपको ये बहुत छोटा लग रहा होगा कि 3.14 mm कितना होता है, लेकिन ये 3.14 mm जब साल दर साल देखोगे और जब ये जिस तरीके से इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है तो ये बहुत बड़ा डेटा होता है। जैसे कि सुंदरबन का डेल्टा है ना, इसके जो मैंग्रोव स्वॉम्स हैं ये सब अंडर थ्रेट आ रहे हैं और थ्रेटनिंग द लो लाइंग एरिया जहाँ पे जनरली 4 लाख लोगों का घर है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को, पीपल को, इंडस्ट्रीज़ को, हर चीज़ को इम्पैक्ट करेगा। तो अ ट्रेंड ऑफ सी लेवल राइज ऑफ 1 सेंटीमीटर पर डिकेड, हर 10 साल के अंदर 1 सेंटीमीटर का डिकेड जो इंडियन कोस्ट पे है वो आपका राइज होने का ऐसा डेटा है हमारे पास। तो इसकी वजह से जो मेजर डेल्टा एरिया गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस का है, जहाँ पे मेजर पॉपुलेशन रहती है, नेचुरल एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, तो वो सारी की सारी पॉपुलेशन इसमें सबमर्ज्ड हो जाएगी। सॉल्ट वाटर आ जाएगा ओशन का, वाटर रिजीम्स चेंज हो जाएंगी, लैंड है जो वहाँ पे लूज हो जाएगी, जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे, जो इकोसिस्टम है वो पूरा का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिमिलरली सी लेवल राइज से और भी क्या होगा कि जो कोरल है, कोरल ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको पता ही है। एंड देन ये फिशेस को, स्पंजेस को, जायंट क्लेम सबको, सी क्रिएचर्स को भी इम्पैक्ट करेगा, जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है उसको। एंड जैसे अल नीनो इवेंट हुआ था 1998 के अंदर, तो उसकी वजह से जो कोरल का मोर्टेलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर। तो ये सी लेवल राइज के चैलेंजेस हैं। थ्रेट टू सिटीज़ क्या होगा? थ्रेट टू सिटीज़ में आप दोनों सिटीज़ लोगे, आप कोस्टल एरिया की सिटीज़ भी लोगे और आप हिंटरलैंड भी लोगे, ठीक है, दोनों लेना। ये ओके, दिस इज हिंटरलैंड, ओके। सो कोस्टल एरियाज़ के अंदर क्या होगा, सी लेवल राइज वाला एग्जांपल हम लिखेंगे, और उसमें क्या होगा कि आपकी जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे लेस एडवांस्ड है, पूरा का पूरा कोस्टल एरिया सिमिलरली एक जैसा डेवलप नहीं होता है ना, कहीं पे ज़्यादा डेवलप्ड है, कहीं पे कम डेवलप्ड है। तो ज़्यादा डेवलप्ड वाले एरिया के अंदर क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं, जो पॉपुलेशन है, वो सारे के सारे स्ट्रेस में आ जाएंगे। एंड सिमिलरली जो एरिया कम डेवलप्ड है वो तो इसको इम्पैक्ट को झेल भी नहीं पाएगा, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सेकंड है कि हिंटरलैंड में कैसे होगा, जैसे फ्लड या हेवी रेनफॉल की वजह से या फिर ड्रॉट्स की वजह से जो अर्बन ड्वेलिंग्स है वहाँ पे डेवस्टेशन हो सकता है, लाइक। एंड सिमिलरली रूरल पॉपुलेशन के अंदर, सिटीज़ के अंदर आपको, सिटीज़ के साथ आपको रूरल पॉपुलेशन को भी करना है, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल टाउन्स जो हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। तो जैसे गांव के अंदर एग्रीकल्चर अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, इवेंचुअली दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द सिटीज़। तो वहाँ पे सिटीज़ में फिर वही टसल स्टार्ट हो जाएगी, पावर की, हाउसिंग की, ड्रिंकिंग वाटर की, ट्रांसपोर्टेशन की, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कंजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड वाटर स्कैर्सिटी भी हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर मेल्टिंग एंड इरेगुलर रेनफॉल की वजह से जो क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सिटीज़ के अंदर भी हम कोस्टल एंड हिंटरलैंड दोनों वाली सिटीज़ को कंसिडर करते हुए हमारा एग्जाम्पल लिखेंगे। ओशन एसिडिफिकेशन या फिर राइजिंग सी लेवल, आप ओशन एसिडिफिकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है कि ओशन के अंदर CO2 का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ओशन के पानी का जो एसिडिक लेवल होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इफ़ आई टेल यू बाई एग्जाम्पल, IPCC की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि CO2 जो है 90% तक ओशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है ना। अगर CO2 इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये क्या करेगा, पानी के जो नेचर है उसको एसिडिक कर देता है। पानी का नेचर एसिडिक होने की वजह से इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोरल्स हैं, एक तो वो ब्लीच होना स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरे हमारे जो जेनोफाइट्स होते हैं, जो हमारे जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स भी हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली फिशेस जो हैं, फिशेस की स्किन ख़राब हो जाएगी, उनमें डिजीज़ आ सकती हैं, और एसिडिक की वजह से जो हमारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे मेल्ट होके वॉश अवे होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो एसिड है, एसिड जल्दी गला देता है, ऐसे समझ लो आप। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं। तो ओशन एसिडिफिकेशन इज़ अगेन ए मेजर इशू। तो जैसे ही सी लेवल राइज होगा वार्मर वाटर की वजह से, वार्मर, और सी लेवल राइज में क्या होता है कि देखो एक चीज़ मैंने मिस कर दिया था, थर्मल एक्सपेंशन भी होता है। सी लेवल राइज दोनों तरीके से होगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड नॉट मिस। सी लेवल राइज
दो तरीके से होगा। एक तो मेल्टिंग की वजह से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आइस कैप्स या जो हमारा वाटर डिस्चार्ज रिवर के थ्रू वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा होता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन को ऐसे समझो कि जब आप एक बकेट में या फिर आप एक भगोने में पानी गर्म करते हो, तो पानी को गर्म होने के बाद थोड़ी सी केमिस्ट्री समझना है यहाँ पे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है इसका। तो सिमिलरली जब जब सन रेज इंसोलेशन ज़्यादा होगा और इसके साथ ही जब अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनका थर्मल एक्सपेंशन होगा, ये दूर दूर रहेंगे। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से भी सी लेवल राइज होना स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ आपको कोल्डर एंड वार्मर एरिया में देखने को मिलती है। तो थर्मल एक्सपेंशन होगा। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर अनदर प्रॉब्लम है, और ये हमने बता दिया कि लो लाइंग एरिया, आइलैंड्स, जो डेंस कोस्टली पॉपुलेशन है या फिर इरोडेड शोर लाइन्स है, ये प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, इकोसिस्टम, मैनग्रोव्स एंड वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये सारा ओशन एसिडिफिकेशन या फिर राइजिंग सी लेवल का इम्पैक्ट होगा। ये देखो ओशन एसिडिफिकेशन की CO2 की इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जब ये ओशन के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो ये pH लेवल को रिड्यूस कर देगा और ओशन के पानी को एसिडिक बना देगा ना। ओशन का एसिडिक पानी जो है वो मरीन स्पीशीज़ के लिए, प्लैंक्टॉन्स के लिए या फिर सेलफिशेस के लिए, कोरल्स के लिए, कोरल्स स्पेशली बहुत सेंसिटिव होते हैं, स्केलेटन्स जो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है इन सबको प्रोटेक्ट करना होता है, ये सब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सिमिलरली इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ड्रॉट, फायर एंड फ्लड क्या है? हाई टेम्परेचर की वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट इवोपरेट्स। ठीक है, ये सिमिलर फिजिक्स वाली बात है। सिमिलर ये तो इवो ट्रांसपिरेशन के अंदर भी आपको पता है कि जितना ज़्यादा सन इंसोलेशन होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवोपरेशन होगा, ट्रांस इवोपरेशन होगा। तो इसकी वजह से सॉइल मॉइस्चर जो है ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द लैंड एंड वाटर। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे एरियाज़ में ड्रॉट आना, इसे बोलते हैं ना, अकाल आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो सिमिलरली जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है इसकी वजह से ड्रॉट काफ़ी फ्रीक्वेंटली और काफ़ी सीवियर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे ना सिर्फ एग्रीकल्चर को, वाटर सप्लाई को, हमारे एम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमी को, बट ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ दोनों को। यहाँ पे एनिमल हेल्थ भी इंक्लूड कर लो। और ये फिनोमेना, इसका जो इम्पैक्ट होता है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपको इम्पैक्ट दिखाई मिलता है। अगर आपको याद है तो कुछ टाइम पहले, अभी कुछ साल पहले की बात है, और अभी तो ड्रॉट्स इतने फ्रीक्वेंट हो गए हैं कि गवर्नमेंट को स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी थी ड्रॉट इफेक्टेड एरिया में, ताकि एटलीस्ट वहाँ पे पीने के पानी का हम लोग डिलीवरी कर सकें। सिमिलरली एशिया और अफ्रीका के अंदर भी काफ़ी सीवियर सिचुएशंस होती हैं ड्रॉट की। और सिमिलरली हॉट टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशन की वजह से फॉरेस्ट फायर काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ इफ़ यू हैव नॉट सीन द फॉरेस्ट फायर वाला, तो प्लीज़ पीछे जाके एक फॉरेस्ट फायर का हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, वो अगेन इस बार जिस तरीके से इंक्रीज्ड फॉरेस्ट फायर के केसेस देखने को मिले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप ये फॉरेस्ट फायर वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर कर लेना पीछे वाले वीडियोज़ के अंदर। आप जस्ट टाइप इन द गूगल फॉरेस्ट फायर स्टडी IQ, तो आपको एक क्वेश्चन इस पे मिल जाएगा। तो सिमिलरली इंटेंसिफाइड स्टॉर्म्स एंड इंटेंसिफाइड स्टॉर्म डैमेजेस, इसके अंदर हम साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स की बात करेंगे, या फिर जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या फिर हमारा जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आते हैं, जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तो उनमें भी आपको इरेटिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी हो गया है। स्पेशली अल नीनो का जो अकरेंस होता है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गया है, इसकी वजह से हमारा रेनफॉल है वो काफ़ी गिर गया है। अभी जो स्टॉर्म्स आते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जैसे कि साइक्लोन्स हैं, उनका आप देखो कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। जनरली जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं इंडिया के अंदर, वो हमारे अंडमान सी के अंदर ओरिजिनेट होते हैं यहाँ पे, और वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव होते हुए बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके हमारे ईस्टर्न कोस्ट को इफेक्ट करते हैं। लेकिन अभी आपको दो सिचुएशंस आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली पढ़ने को मिली होगी कि एक तो अरेबियन सी के अंदर भी जो साइक्लोन्स हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, दूसरा साइक्लोन्स का रिकर्विंग हो रहा है। रिकर्विंग की वजह से क्या हो रहा है कि साइक्लोन्स और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाते हैं और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाले हो जाते हैं। तो रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन्स मान लो आप, या फिर मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंसिफाइड साइक्लोन्स हो गए, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत डेविस्टेशन फैलाते हैं। और अरेबियन सी के अंदर जहाँ पे साइक्लोन्स बहुत कम या छोटे से बनते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े साइक्लोन्स बनने लग गए हैं, जैसे कि गुजरात के अंदर अभी एक साइक्लोन था। तो ये साइक्लोन्स का एक केस है। हायर ओशन टेम्परेचर इसका मेन रीज़न है। आपने ये जियोग्राफी की 11th क्लास की बुक के अंदर
पढ़ा होगा, जहाँ पे साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला चैप्टर है कि जो साइक्लोन होते हैं उनको ओरिजिनेट होने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती है, जैसे 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए ओशन का, तो वो यहाँ पे और भी ज़्यादा होने से और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है कि ये अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं वार्म वाटर से। जितना गर्म पानी होगा, जितना ज़्यादा इवोपरेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा इनकी एनर्जी और इंटेंसिटी होगी और उतने ही ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव होंगे। तो बाकी जैसे कि सी लेवल राइज की वजह से या वेटलैंड डिसअपियर हो रही है, वेटलैंड्स कोस्टल एरिया पे जो वेटलैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं कि स्ट्रॉम को एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देती है, इसके इम्पैक्ट को कम करना स्टार्ट कर देती हैं। सिमिलरली कोस्टल एरिया डेवलपमेंट ज़्यादा होना हो गया है, इसकी वजह से हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं। इलनेस एंड डिजीजेज इंक्रीज होती जा रही हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हीट रिलेटेड इलनेसेस जो हैं, जैसे हीट वेव हैं, हीट वेव इज़ वन थिंग, बाकी जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं या फिर वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं ये भी इंक्रीज होने लग गई हैं, एंड दे हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दी वनरेबल ह्यूमन पॉपुलेशन, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पुअर किड्स हैं उन पे इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि 2003 के अंदर एक्सट्रीम हीट वेव जो आई थी, इट किल्ड मोर देन 20,000 पीपल इन यूरोप एंड 1500 डेथ्स इन इंडिया। यूरोप जो टेम्परेट कंट्री आती है, इसके अंदर हीट वेव की वजह से 2003 में 20,000 लोगों की डेथ हो गई थी। नाउ दिस इज़ ए सीरियस इशू। नाउ क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होने की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो भी फैल रही हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर वार्म होता है, गर्म होता है, गर्मी होती है सॉरी, तो उसमें जो डिजीज़ कैरिंग इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स या माइक्रोब्स होते हैं, वो बहुत इजीली सर्वाइव करते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, जबकि कोल्ड वेदर के अंदर वो थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। सिमिलरली डिजीज़ एंड पेस्ट जो है वो एक बार ट्रॉपिकल एरिया में ही लिमिटेड होते थे, लेकिन अभी आपको वो टेम्परेट एरिया के अंदर भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO जो हमारा है, इन्होंने एक एस्टिमेट दिया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लगभग 2000 के अंदर 1.5 लाख डेथ हुई होगी, और ये हर साल इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हो गए। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर हम इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है इन सब पे डिस्कस करेंगे, और साथ ही गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। अगला वाला हमारा लास्ट लेक्चर होगा, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको मत मिस करना, इसके शॉर्ट नोट बना लो, कम से कम लेक्चर को ध्यान से सुन लो, क्योंकि आई होप एटलीस्ट सुन के भी आप 5-10 पॉइंट तो उसमें लिख ही पाओगे। साथ ही में कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे आप इलनेस एंड डिजीजेस ले लो। आज इलनेस एंड डिजीजेस पे जस्ट राइट की इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इलनेसेस एंड डिजीजेस पे क्या होगा, तो वहाँ पे आप अपना आंसर लिख के मुझे little_simple_buddha पे या फिर doubts.studyiq@gmail.com पे भेज सकते हो। इस क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको मेरे बायो में गूगल ड्राइव का मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड एक और पार्ट बाकी है इसका, जस्ट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट पार्ट ऑल्सो। आई विल सी यू गाइज इन दैट नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।